विलियम बेंटिंक 1828 टू 1835। आज हम एक ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करने वाले हैं जो इंडिया में अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। जी हाँ, विलियम बेंटिंक, जो जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के फॉलोअर थे, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब होता है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। इसी फिलॉसफी से इंस्पायर होकर वो इंडिया में अलग अलग रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, विलियम बेंटिंक ने अपने करियर की शुरुआत आर्मी से की थी। उन्होंने 1791 में 16 साल की छोटी सी एज में ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी और 1798 में कर्नल की रैंक तक भी पहुंच गए थे। वो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे। इंडिया में उनके करियर की शुरुआत होती है 1803 में, जब उन्हें मद्रास का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी के समय विलियम बेंटिंक ही मद्रास के गवर्नर थे। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि नेटिव सोल्जर्स अपनी ट्रेडिशनल अटायर नहीं पहन सकते, जिसकी वजह से वेल्लोर में तैनात कुछ मद्रास रेजिमेंट्स विद्रोह कर देती हैं। वेल्लोर म्यूटिनी को तो इन्होंने सप्रेस कर दिया था, लेकिन इसके बाद 1807 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लेते हैं। इसके बाद विलियम बेंटिंक 1828 में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर इंडिया वापस आते हैं। गवर्नर जनरल रहते हुए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। आइए एक एक करके उनके रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ बेंटिंक। दोस्तों, विलियम बेंटिंक से पहले किसी भी गवर्नर जनरल ने इंडिया की सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। बेंटिंक पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो सोशल इविल्स के अगेंस्ट लॉ पास करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया में सती प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा के अनुसार हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को भी हस्बैंड की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। इस प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स कैंपेन शुरू करते हैं। इसके साथ ही वो विलियम बेंटिंक पर सती प्रथा को इल्लीगल डिक्लेयर करने का प्रेशर भी बनाते हैं। विलियम बेंटिंक इनके कैंपेन का सपोर्ट करते हुए दिसंबर 1829 में रेगुलेशन नंबर 17 पास करते हैं, जिसके अनुसार सती प्रथा को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और साथ ही इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है। शुरुआत में ये रेगुलेशन सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में एप्लीकेबल होता है, लेकिन 1830 में इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, सती प्रथा के अलावा विलियम बेंटिंक इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सैक्रिफाइसेस जैसी सोशल इविल्स को भी सप्रेस करते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज में गर्ल चाइल्ड की हत्या करने की कुप्रथा चली आ रही थी। वैसे तो 1795 में बंगाल रेगुलेशन 16 और 1804 में रेगुलेशन 3 ने इन्फेंटिसाइड को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, फिर भी ये इनह्यूमन प्रैक्टिस कंटिन्यूड थी। इसीलिए बेंटिंक ने इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। इसके साथ ही बंगाल के सागर आइलैंड पर कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर चाइल्ड सैक्रिफाइसेस ऑफर करने की प्रथा थी। जब बेंटिंक को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत इस पर रोक लगाने का ऑर्डर दे देते हैं। दोस्तों, विलियम बेंटिंक को ठग्स के सप्रेशन का भी श्रेय दिया जाता है। ये मोस्टली सेंट्रल इंडिया और बंगाल के रीजन में सक्रिय थे। ठग्स ऐसे हेरिडिटरी हत्यारे और लुटेरे होते थे जो भोले भाले और डिफेंसलेस ट्रैवलर्स को अपना निशाना बनाते थे। इनकी काफी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। इनमें से अगर कुछ एक्सपर्ट स्ट्रैंगलर्स थे तो कुछ को डेड बॉडीज के क्विक डिस्पोजल में महारत हासिल थी और कुछ अच्छे स्पाइज और इन्फॉर्मेंट्स थे। इनके अपने कोड वर्ड्स और साइन होते थे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी एफिशिएंट थी कि गवर्नमेंट के नोटिस में इनका एक भी फेलियर नहीं आया था। विलियम बेंटिंक ठग्स को सप्रेस करने के लिए 1835 में ठगी एंड डकॉइटी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। इस डिपार्टमेंट का चार्ज वो कर्नल विलियम स्लीमन को देते हैं। इंडियन रूलर्स को भी इस टास्क में कोऑपरेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। कर्नल स्लीमन करीब 1500 ठग्स को गिरफ्तार करते हैं और इन्हें मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इनके एफर्ट्स की वजह से 1837 के बाद से ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर होने वाली ठगी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के सोशल रिफॉर्म्स एक तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे और इन रिफॉर्म्स की छवि आज तक हमें अपने इंडियन सिस्टम में देखने को मिलती है। आइए अब उनके टाइम में इंट्रोड्यूस हुए एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स।
दोस्तों, विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में ही 1835 में मकॉले मिनट्स ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे। दरअसल जब 1813 में पार्लियामेंट ने कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू किया था, तब उसमें एक प्रोविजन यह भी था कि कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए नेटिव्स की एजुकेशन पर खर्च करने होंगे। इसके लिए कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस फॉर्म की जाती है और विलियम बेंटिंक लॉर्ड मकॉले को कमेटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इस कमेटी को डिसाइड करना था कि एजुकेशन के लिए आने वाली गवर्नमेंट ग्रांट को किस तरह खर्च किया जाए। कमेटी के मेंबर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। एक तरफ थे विल्सन और प्रिंसेप ब्रदर्स जैसे ओरिएंटलिस्ट्स, जो ओरिएंटल लैंग्वेज और इंडियन लिटरेचर की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। दूसरी तरफ थे सर चार्ल्स ट्रेवेलियन जैसे एंग्लिसिस्ट्स, जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर के सपोर्टर थे। मकॉले फेवर करते हैं एंग्लिसिस्ट व्यूज को और फरवरी 1835 के अपने फेमस मिनट में वो वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रपोज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की सिंगल शेल्फ ही इंडिया और अरब की पूरी नेटिव लिटरेचर के बराबर है। उनके इन व्यूज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 7 मार्च 1835 को एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम और वेस्टर्न लिटरेचर को प्रमोट करने का डिसीजन लिया जाता है। दोस्तों, मकॉले मिनट्स इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की फाउंडेशन का काम करते हैं। आइए अब विलियम बेंटिंक के जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चा करते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, विलियम बेंटिंक लॉर्ड कॉर्नवालिस के जुडिशियल सिस्टम में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि वो कॉर्नवालिस द्वारा सेटअप प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील और सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश कर देते हैं। विलियम बेंटिंक इन कोर्ट्स की ड्यूटीज मैजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स को ट्रांसफर कर देते हैं और इनके सुपरविजन के लिए कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो इलाहाबाद में सेपरेट सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत एस्टैब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से यूपी और दिल्ली के लोगों को अपील के लिए अब कैलकाटा जाने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, अभी तक कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन थी। बेंटिंक हायर कोर्ट्स में पर्शियन को इंग्लिश से रिप्लेस कर देते हैं और इसी के साथ ही लोअर कोर्ट्स में पर्शियन के साथ साथ वर्नैक्युलर लैंग्वेज में केस फाइल करने का ऑप्शन भी दे देते हैं। इस तरह से विलियम बेंटिंक ने जुडिशियल सिस्टम को इंडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, विलियम बेंटिंक ने कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए विलियम बेंटिंक बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि वो मिलिट्री ऑफिसर को मिलने वाले एक्स्ट्रा अलाउंस या भत्ते को कम कर देते हैं। नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रूप्स कैलकाटा के 400 माइल्स के विद इन स्टेशन रहेंगे तो उन्हें सिर्फ आधा भत्ता ही दिया जाएगा। इस स्टेप से बेंटिंक 1 साल में करीब 20,000 पाउंड बचा लेते हैं। इसी तरह सिविल सर्वेंट्स के अलाउंसेस भी कम कर दिए जाते हैं। साथ ही विलियम बेंटिंक जहां भी पॉसिबल था वहां हाई पेड यूरोपियंस की जगह इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं। बेंटिंक ओपियम ट्रेड को भी रेगुलराइज्ड और लाइसेंस्ड करते हैं और ओपियम के एक्सपोर्ट की परमिशन सिर्फ बॉम्बे पोर्ट को देते हैं, जिससे कंपनी को ड्यूटीज के थ्रू प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है। विलियम बेंटिंक के इन सभी स्टेप्स की वजह से पहले हर साल होने वाला 1 करोड़ का डेफिसिट 1835 तक 2 करोड़ के सरप्लस में बदल जाता है। दोस्तों, यह तो बात हो गई बेंटिंक के रिफॉर्म्स की। अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में ही 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कुछ इस तरह थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रीडेजिग्नेट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। इस तरह विलियम बेंटिंक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिफाइड कर दिया जाता है, मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म कर दी जाती हैं और पूरे ब्रिटिश इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल को दे दी जाती हैं। कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल फॉर्म की जाती है, जिसमें 4 मेंबर्स रखे जाते हैं। पहली बार गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है और काउंसिल को इंडिया काउंसिल। इस एक्ट के थ्रू कंपनी की टी और चाइनीज ट्रेड पर मोनोपोली को भी खत्म कर दिया जाता है।
1833 का एक्ट यूरोपियंस को इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस करने की परमिशन भी दे देता है। 1833 के चार्टर एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड करने का काम किया और गवर्नर जनरल की पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं विलियम बेंटिंक की इंडियन स्टेट्स के साथ रिलेशंस की। रिलेशंस विद इंडियन स्टेट्स। विलियम बेंटिंक वैसे तो इंडियन स्टेट्स के साथ नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं। जैसे कि जयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट पर अटैक होने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते। इसी तरह जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में भी इंटरफेरेंस के स्ट्रांग रीजंस होने के बावजूद नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता और 1831 में बेंटिंक मैसूर को मिस गवर्नेंस की प्ली पर एनेक्स कर लेते हैं। इसी तरह 1834 में वो कुर्ग और कचार को भी एनेक्स कर लेते हैं। दोस्तों, विलियम बेंटिंक को सेंट्रल एशिया में चल रहे रशियन एडवांसेस का भी आइडिया था। रशिया के किसी भी पॉसिबल इन्वेजन को प्रिवेंट करने के लिए वो पंजाब के राजा रणजीत सिंह के साथ 1831 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन करते हैं। इसके साथ ही सिंध के अमीर्स के साथ भी एक कमर्शियल कम पॉलिटिकल ट्रीटी कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के एडमिनिस्ट्रेशन के ये 7 साल लगातार चली आ रही वॉर्स और एनेक्सेशंस की पॉलिसी के बीच एक शांतिपूर्ण पीरियड की तरह लगते हैं। बेंटिंक को एक बेनेवलेंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखा जाता है, जिन्होंने अपने रिफॉर्म्स के थ्रू इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ को लिबरलाइज करने की कोशिश की।